हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेजिगो। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का क्लास 10th का स्टार्ट किया हुआ है और हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग रिजर्व्स तक कंप्लीट करके हम लोग लेक्चर को ऑफ किए थे और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर 1 का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। तो आज हमें स्टार्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस होता क्या है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन की जो नीड है, रिसोर्सेस की जो नीड है, हमारे टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ते रहती है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं। इसलिए ये हमारा जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और जैसा कि आज के ह्यूमंस बींग्स जो हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो भी हमारे रिसोर्स है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अगर उसका प्रॉपर वे में हम लोग यूज नहीं करेंगे या फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इनडिस्क्रिमिनेटली अगर इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, यानी कि एक अनयूजफुल मैनर में हम इसका अगर इस्तेमाल करते रहे लंबे समय तक, तो ये इसका रिज़ल्ट होगा जो कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स, जो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए इस रिसोर्स का बेहद ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। Next one is the accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have or have nots or the rich or poor। और अगर सपोज करें कि कोई भी एक रिच फैमिली से कोई बिलोंग करता है या एक बिजनेसमैन है और वो कोई भी रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करके रखा हुआ है और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है काफ़ी बुरे तरीके से, उसे सेल आउट कर रहा है मार्केट में एट द हाई प्राइसेस, और उसका जब डिमांड अगर बढ़ जाता है तो वो उसको रिज़र्व कर लेते हैं, सिर्फ पार्टिकुलर पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो उसमें हैव और हैव नॉट क्लास क्रिएट हो जाता है। हैव के पास ये है कि उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है, हैव नॉट्स के पास जो कि चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, तो वो दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। सो इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे नेक्स्ट में अब बात करें तो थर्ड पॉइंट है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सारे भी प्रॉब्लम हमारे पास अकर होते हैं अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करें उस रिसोर्स को। एक्सेस अमाउंट में अगर उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते जाएँ तो ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया जो हो रहा है, O3 डिप्लेशंस, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस और भी बढ़ जाएंगे, और साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन भी होगा जहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ जो लैंड होती है वो ख़राब होती है, वो ख़त्म होती है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोब पीस। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ resources depletion by the few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। तो अगर ये चीज़ लगातार चलता ही रहा तो हमारा जो पृथ्वी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है। Therefore resources planning is essential for the sustainable existence of all forms of life। Sustainable existence is a component of sustainable development। अब ये sustainable development का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसमें हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं उसको तो
ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास मिलियन ईयर्स के बाद वो चीज़ हमें देखने को मिलता है, यूज करने के लिए वो अवेलेबल होता है। अगर उसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्सेस हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये है, जैसे कि हम लोग सस्टेनेबली कोई भी बिना इन्वायरमेंट को डेंजर में रखते हुए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी बुरे तरीके से इस्तेमाल न करते हुए एक आसान तरीका अपनाते हैं, जिसमें कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है, ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के या फिर इसको अलग अलग इंडिविजुअली भी रख के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं सोसाइटी का। तो ठीक इसी तरीके से एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोर देन 100 heads of the states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was converted for the addressing the urgent problem of the environmental protection and socio-economic development at the global level. Assembled leader assigned declaration of global climate change and biological diversity. Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted the Agenda 21st for achieving the sustainable development in 21st century. तो इस जो रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ था 1992 में, इसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स के जो लीडर्स थे वो ब्राज़ील में मीटिंग किए थे। और इसका मेन एजेंडा ये था कि ये जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ये एक साथ एकजुट होके एक मिल के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये था हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। उसके बाद आता है यहाँ पे एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या बोलता है ये अब देखते हैं हम लोग। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nation. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी 1992 में ही हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस एट द रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये भी ब्राज़ील में ही हुआ था उसी समय। इट एम एट द अचीविंग अ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट द इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट द लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। इसका मतलब ये हुआ इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहे हैं उसको बचाना, फिर पॉवर्टी जो हो रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसको एड्रेस करना, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। डिजीज़ जो फैल रहे हैं कोई देश जैसे कि साउथ अफ्रीका में हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के डिजीज़ वहाँ पे निकलते हैं। वहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये ग्लोबल पीस एक तरह से एक एजेंडा चलाया गया कि हम लोग मिल के जो देश काफ़ी सक्षम नहीं है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, तो हम लोग उन देश को मदद करेंगे, मदद के लिए कुछ पैसे वगैरह देंगे, फ़ंड अरेंज करके। तो वो फंडिंग कहाँ से आएगी? वो फंडिंग पूरे इंटरनेशनल मार्केट से आएगी। जैसे कि पूरे जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितने भी हैं वो सारे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको ये अमाउंट दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम से लड़ा जाएगा, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है रिसोर्स प्लानिंग। ये रिसोर्स प्लानिंग क्या है? अभी तक हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा, तो अब रिसोर्स प्लानिंग में ये होता है कि प्लानिंग हम लोग करते हैं कि किस रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल क्या है, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग इज़ द widely accepted strategy for the judicious use of the resources. It has importance in our country like the India, and which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in a certain type of the resources but the deficit in the some other resources. प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है एक अलग अलग जोन में बटा हुआ है। कहीं पे कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है तो कहीं पे कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो हमें
एक तरह का प्लानिंग डिज़ाइन करना होगा जिसमें कि रिसोर्सेस को हम लोग पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज कर सकें और हर जगह वो रिसोर्सेस अवेलेबल हो। सो देयर आर रीजन विच आर रिच इन ए सर्टेन टाइप ऑफ द रिसोर्सेज बट द डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। इसका कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहीं कहीं पे नहीं है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट terms of the availability of the resources, and there are some region which have a shortage of the some vital resources। जहाँ पे बहुत से ऐसे जगह हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया कि वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है पर कहीं पे अबेंडेंट अमाउंट में वो चीज़ अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर द रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो ये जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा में मतलब मिनरल्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, कोल डिपॉजिट्स भी यहाँ पे मिलता है, तो इन लोगों को दिक्कत नहीं होती इन स्टेट्स को। पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो वो लोग वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट दैट इज़ कॉल्ड द राजस्थान इज़ अ वेरी वेल एंडोर्ड विद द सोलर एंड द विंड एनर्जी बट द लैक इन वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान में क्या है, वहाँ पे वाटर तो नहीं है बट वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी हाईली अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके वहाँ पे रिसोर्स को डेवलप किया जा रहा है और उसका यूज लिया जा रहा है। द कोल्ड डेजर्ट, अगर कोल्ड डेजर्ट में बात करें तो लद्दाख इज़ द रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख जो है वो एक आइसोलेटेड जोन में है, मतलब कि वो इन जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस मिल रहा है, इन रिसोर्सेस में से वहाँ पे वो भी चीज़ नहीं मिल पा रहा। इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन द वाटर। कल्चरल हेरिटेज यानी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घूमने फिरने की जगह हैं बट वहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। डेफिशिएंट इन द वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और ना ही वहाँ पे मिनरल भी अवेलेबल होते हैं। दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल एंड स्टेट रीजनल्स एंड द लोकल लेवल्स। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमें एक तरह का प्लानिंग तैयार करना होगा, एक रिसोर्स प्लानिंग तैयार करना होगा जिसमें कि ये सारी चीज़ डिस्क्राइब हो, ये प्रॉब्लम एड्रेस्ड हो कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराई जाए दूसरे जगह से मंगा के। इस तरीके से हमें मिलजुल के काम करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए गुड लाइफ।